है ना, जिन्हें बायोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आती, ठीक है, तो वो ये लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ये वाइट बोर्ड पे मैंने पहला चैप्टर का नाम लिखा है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और किस किन चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है। तो लाइफ प्रोसेस जनरली लिविंग थिंग्स का वो सारा एक्टिविटी जो लिविंग थिंग्स अपने जीवन को कंटिन्यू करने के लिए परफॉर्म करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज लाइफ प्रोसेस कहलाती है। तो यानी कि क्लास 10th में हम पूरी तरह से कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने सिलेबस देखा होगा बायोलॉजी का, जिसमें आपने देखा होगा कि हर एक चैप्टर जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, है ना, ये लाइफ प्रोसेस के अंतर आता है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और प्लांट्स दोनों, है ना। उसके अलावा इकोसिस्टम या इकोलॉजी या हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो बिल्कुल मैच करता है कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स से। यानी क्लास 10 में बेसिक रूप से हम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन लिखा हुआ। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या कहता है कि जितनी भी एक्टिविटीज जो परफॉर्म करी जाती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए, है ना, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि एक लिविंग जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना लाइफ कंटिन्यू कर सके, है ना, तो उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, यानी जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम इट मीन्स प्रक्रिया, ठीक है। तो प्रक्रिया यानी वो सारे फंक्शन, है ना, वो सारे फंक्शन जो एक जीव अपने को जिंदा रखने के लिए डेली परफॉर्म करेगा, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है लाइफ प्रोसेस का सारा कैरेक्टर यानी लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर जो कि यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि यहाँ पे मैंने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन और एक रिप्रोडक्शन, इन सब के बारे में मेंशन किया है। हालांकि रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी कैरेक्टर नहीं है लिविंग थिंग्स का, यानी अगर एक लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं भी करे, ना भी करे, तो भी वो अपना जीवन चला सकता है, यानी कि अपना लाइफ कंटिन्यू कर सकता है ना। कोई भी जीव रिप्रोडक्शन इसलिए करता है ताकि वो अपने स्पीसीज को कंटिन्यू रख सके, ठीक है, नहीं तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है ना। बट ये लाइफ प्रोसेस के लिए एक नेसेसरी कैरेक्टर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसमें से आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं जो कि लिविंग थिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसको समझने के बाद बहुत सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। जैसे कि हमने इसे नोट में लिखा है, ये है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म जो है ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन, और एक नहीं मतलब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के एक जीव के शरीर में होता है ना, मतलब उसके बॉडी में होता है, उसके अंदर होता है, जैसे उनके सेल्स में होता है, उसके सेलुलर सेल्स जो होते हैं उसमें ये सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ताकि एक जीव का शरीर कंटिन्यू फंक्शन कर सके और वो जिंदा रह सके, है ना। तो वो सारे केमिकल रिएक्शंस को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म के ये मेटाबॉलिज्म हुआ। तो वो कौन सारे फंक्शंस हैं जिसे हम एक जीव अपने शरीर के अंदर परफॉर्म करता है? तो केमिकल रिएक्शंस, जैसे बहुत सारे नए रिएक्शंस बनते हैं और बहुत सारे नए रिएक्शंस टूटते भी है ना। तो ये जो बिल्डिंग अप रिएक्शन हुआ या ब्रेक डाउन रिएक्शन हुआ, तो शरीर में ये सारे रिएक्शंस ही मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है समझना, है ना। तो पहले हम लोग इसको विस्तार से समझ लेते हैं। तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन, जो कि आप देख सकते हैं ना, ये केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप फंक्शनिंग और अलाइव इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, है ना, ये कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो आगे देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म के बारे में, कि मेटाबॉलिज्म का मेन फंक्शन क्या है। तो मेटाबॉलिज्म का जो मेन फंक्शन है
वो एनर्जी को प्राप्त करना है ना, एनर्जी को गेन करना ही मेटाबॉलिज्म का काम है। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म का काम है कि वो एनर्जी गेन कर सके या एनर्जी को बना सके एटीपी को, एटीपी के रूप में, है ना। तो ये मेटाबॉलिज्म का मेन फंक्शन है कि एनर्जी को प्राप्त कर सके, गेन कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, मेटाबॉलिक रेट। ये मेटाबॉलिक रेट क्या होता है ना, व्हाट इज मेटाबॉलिक रेट। तो आगे मेटाबॉलिज्म के बाद हम यहाँ पे देखेंगे मेटाबॉलिक रेट के बारे में कि मेटाबॉलिक रेट क्या होता है ना, व्हाट इज मेटाबॉलिक रेट। तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि है एक रिक्वायर्ड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए, है ना, ताकि वो शरीर में जितने भी वाइटल फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसे हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, है ना। तो वाइटल फंक्शन जैसे हार्ट बीटिंग, है ना, ब्लड पंप, है ना, या डाइजेशन या ब्रीथिंग, ये सारी जो वाइटल फंक्शंस होती हैं वो मेटाबॉलिक रेट कहलाती है ना। तो आगे आता है जिसको जिसका बीएमआर के बारे में, यानी बीएमआर क्या होता है, ये बेसाल मेटाबॉलिक रेट होता है। हम लोग इसे रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी कहते हैं, है ना, आरएमआर और बीएमआर। अब ये बीएमआर और आरएमआर क्या होता है, तो ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है शरीर के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जब बॉडी रेस्ट में हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that helps to perform all the essential function ड्यूरिंग रेस्ट, है ना। तो ये रेस्ट के समय, है ना, जब बॉडी रेस्ट में हो तो जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ना, ताकि शरीर के सारे इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सके रेस्ट ड्यूरिंग रेस्ट में, है ना, तो रेस्ट के दौरान, तो उसे हम बीएमआर कहते हैं। इसलिए इसको रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो रेट देख रहे हैं ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा शरीर के लिए, जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा शरीर के सारे वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो मेटाबॉलिक रेट कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट और बीएमआर दोनों समझ गए, है ना। बीएमआर का कैलकुलेशन होता है और ये कैलकुलेशन जो होता है वो रेयर केस में किया जाता है ना। तो बीएमआर जो होता है वो मेन का अलग और वुमेन का अलग होता है, पर हम लोग को उतना दूर तक जाना नहीं है ना। हम लोग यहाँ से फिर आगे टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में बढ़ेंगे, है ना। देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक जिसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं और दूसरा जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। हम लोग इसे सिंपल भाषा में या इसे याद रखने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि एना, एना यानी ये जो आगे का जो फर्स्ट लेटर है ए, इसे हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ए का मतलब ऐड, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स, दो दो सिंपल चीजों को, दो सिंपल मॉलिक्यूल्स को ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम बिल्डिंग करेंगे, किसी चीज को बनाएंगे। तो ऐड करना यानी जोड़ना, तो ये जो है एनाबॉलिज्म, इसे हम बिल्डिंग अप रिएक्शन भी कहते हैं।
ये बिल्डिंग अप रिएक्शन कहलाता है, और कैटाबॉलिज्म जो कि ब्रेक डाउन रिएक्शन कहलाता है। यानी सी यानी कट, कट का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो ये ब्रेक डाउन रिएक्शन हुआ है ना, इस तरह से। तो अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में डिटेल से समझते हैं कि एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म, the building up reaction in a living body is called anabolism। यानी वो सारे रिएक्शन जो कि एक लिविंग बॉडी में बनेगा, है ना, तो हम लोग उसे एनाबॉलिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे प्लांट बॉडी में होता है, तो प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस भी एनाबॉलिज्म का एक पार्ट हो सकता है ना, क्योंकि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका बात कर रहे हैं। तो प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस हुआ, और फोटोसिंथेसिस से फूड फॉर्मेशन, ये जो फूड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो भोजन का बनना जो कि दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बनता है, तो फूड फॉर्मेशन है। और दूसरा हमारे बॉडी में, जैसे कि एनिमल बॉडी में, तो एनिमल बॉडी में कौन कौन से फंक्शन होंगे, तो मान लो कि न्यू सेल्स फॉर्मेशन, नए सेल्स का बरमेना, फॉर्मेशन बनना, टिश्यू रिपेयर, टिश्यू का रिपेयर होना, है ना, या कोई भी हीलिंग या कुछ भी एनीथिंग, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एनाबॉलिज्म है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा कैटाबॉलिज्म, all the breakdown reaction of a living body is called कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि डाइजेशन, खाने का पाचन, तो खाना जो पचता है तो इसमें क्या होता है, सारे जो जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो डाइजेशन हो गया, है ना। रेस्पिरेशन, आप रेस्पिरेशन समझते हो, रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी बनता है ना, और एनर्जी का खर्च भी होता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन है, शरीर में एनर्जी का बनना, है ना, रेस्पिरेशन होता है, जिससे हमें ताकत मिलती है। और भी बहुत सारी चीजें जो कि बनती और टूटती रहती है ना, तो जितने भी टूटने वाले रिएक्शंस होंगे वो सारे क्या होंगे, कैटाबॉलिज्म होंगे, जिसमें डाइजेशन और रेस्पिरेशन है। अब हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को एक सिंपल रिएक्शन से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम CO2 और H2O को लेते हैं, इसी CO2 और H2O मिल करके C6H12O6 बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, और यहाँ क्या हो रहा है, एकदम उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, C6H12O6 से CO2 और H2O हमें मिल रहा है। ठीक है, तो C6H12O6 से CO2 और H2O मिला, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एनाबॉलिज्म हो रहा है, और इस तरफ क्या हो रहा है, ये कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी प्लांट बॉडी में होगा कि इन ये सारे चीज़ों का बनना है ना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, और यहाँ एनिमल बॉडी में क्या होगा, ये एनिमल बॉडी में हुआ जहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज सिंपल फॉर्म में टूट रहा है, और ये किस में हुआ, प्लांट बॉडी में हुआ, जिसमें दो सिंपल मॉलिक्यूल्स मिल करके एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये एनाबॉलिज्म और ये कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है जिससे कि हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। Like, share, comment and subscribe my YouTube channel and press the bell icon.